हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल डायमंड स्टार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग कि एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पर टूल किट 16 में आपको एक डेफिनेशन दी गई है। ये काफ़ी शॉर्ट वे में दी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट, जिसमें कि क्या होता है रिजल्ट, कैसा रिजल्ट ऑफ द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें कि हम डेलीगेशन जो अथॉरिटी इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें क्या था, हमने अथॉरिटी को डेलीगेट किया था, लेकिन अथॉरिटी को जो डेलीगेट किया गया है उसी को सिस्टमेटिक तरीके से आगे डेलीगेट करना क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। और कहाँ डेलीगेट करेंगे, किसको डेलीगेट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ चीफ मैनेजर ऑफ अ company assigning a job responsibility to the production manager for appointing employees needed for his division on salary less than 10,000। कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी के जो चीफ मैनेजर हैं उन्होंने क्या कहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या एक जॉब दी है प्रोडक्शन मैनेजर को। क्या जॉब दी गई है कि आपको एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी भी ज़रूरत है, मतलब न्यू एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने के लिए हम ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। कौन दे रहा है? चीफ मैनेजर। किसी कंपनी के चीफ मैनेजर जो हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको अपॉइंट करें। और किस बेस पर अपॉइंट करें? 10,000 से कम सैलरी के लिए अपॉइंट करें। ठीक है, तो ये जो चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को ये जिम्मेदारी दी है, ये क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है ये? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ दिस अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड देन इट विल बी टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को ना दे करके हर डिपार्टमेंट के हेड को दी जाए तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। यही हमने आपको डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को सिस्टमेटिक तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं। और यही क्या होता है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एम्प्लॉयज़ जितने भी नीडेड हैं उनको रिक्रूट करने के लिए, ये हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के हेड को दी जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर हर डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो इस अथॉरिटी को या इस जिम्मेदारी को डिप्यूटी मैनेजर्स को आगे डेलीगेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या? एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल, अकॉर्डिंग टू के डेविस, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन। आपको जो सही लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं। फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट इज इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंडेड वर्जन है। एक्सपेंडेड वर्जन क्यों है? क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या था कि किसी चीफ मैनेजर ने, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में भी अभी पढ़ा है कि किसी कंपनी के चीफ मैनेजर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन मैनेजर को, सिर्फ एक एम्प्लॉय को या फिर किसी एक मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो क्या कहलाएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के हेड को दी जाए तो क्या होगा? वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो एक्सपेंडेड वर्जन ऑब्वियसली हुआ। नेक्स्ट है हमारा इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो सबॉर्डिनेट्स हैं हमारे, उनका भी एक सिग्निफिकेंस रोल होता है, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो भी उनका भी जो रोल है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अभी अभी जैसे एग्जांपल में हमने बताया है कि चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम को पूरा करने के लिए, वो होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी अगर हम बांट रहे हैं, सपोज दैट हमने कहा कि चीफ मैनेजर ने कहा कि मैं हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ रिक्रूट नहीं करूँगा, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ नीडेड हैं उस डिपार्टमेंट के हेड को ये जिम्मेदारी दी जाती है रिक्रूट करने की। तो ये पूरे डिपार्टमेंट में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स अप्लाई हुए। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नेक्स्ट है हमारा इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। अब काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई दे रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर्स को देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली जो सुपीरियर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डेलीगेट करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, सबऑर्डिनेट्स को। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इससे क्या होता है, उनका वर्कलोड कम हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट काम है वो उस पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम। डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज़, डिसीजन वो एम्प्लॉयज़ लेते हैं हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम, जो कि उस काम को करने वाले हैं या जिनको वो काम सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा अलोंग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। अगर किसी काम को करने की आपको अथॉरिटी दी गई है, मीन्स हमने आपको कोई काम दिया कि आपको भाई एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं। अब हमने आपको यही नहीं बताया कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं या कितनी सैलरी के बेस पर आपको रिक्रूट करने हैं। सो कुछ आप कर पाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी मीन्स उस काम को करने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत है हम वो आपको देंगे। कि हम आपको बताएंगे कि हमने ये तो बता दिया कि एम्प्लॉयज़ आपको रिक्रूट करने हैं, लेकिन किस काम के लिए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं वो भी बताएंगे, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है वो भी हम बताएंगे, कितनी सैलरी के लिए उनको रिक्रूट करना है वो भी बताएंगे। तो हम इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ हम एक और चीज़ डेलीगेट करते हैं, वो होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अगर हमने आपको कोई काम दिया है उसको करने के साथ मतलब उससे रिलेटेड आपको अथॉरिटी भी दी गई है उसको करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए, तो साथ में अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन जवाबदेही होगा इसका जिसको वो काम सौंपा गया है। सो अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेट की जाती है। चलिए अब आगे जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली इम्पोर्टेंस है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, कि ये क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलपमेंट होता है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ऑथोरिटीज़ आर डेलीगेटेड इन लार्ज अमाउंट। डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑथोरिटीज़ को बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेलीगेट करते हैं। एक को मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी को डेलीगेट कर रहे हैं तो एक मैनेजर को या एक एम्प्लॉय को डेलीगेट ना करके हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। तो उसी के साथ साथ हम ऑथोरिटी भी डेलीगेट करेंगे। ऑथोरिटी क्या है, एक काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स अ पर्सन टू थिंक, कॉन्टेम्पलेट और टू डू समथिंग न्यू। ऑथोरिटी एक ऐसी पावर है जो कि किसी पर्सन को सोचने के लिए मतलब सोचने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है या काम को एक नए ढंग से करने के लिए उसको नई आइडियाज़ देती है। दिस इनकलकेट्स इन हिम द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, और इससे उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इससे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ये मैनेजरल का जो टैलेंट है फ्यूचर के लिए उसको डेवलप करती है। कैसे, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन इवन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है, जो पावर है डिसीजन लेने की, जब हमने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। तो जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल के मैनेजर भी भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उनको भी हम अथॉरिटी देते हैं। तो उनकी भी जो टैलेंट है, उनके भी जो डिसीजन लेने की जो पावर है, उनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो भी इंक्रीज होती है। वो भी अच्छे से आगे काम कर पाएंगे, उनको भी नॉलेज मिलेगी, उनको भी एक्सपीरियंस होगा, उनका भी टैलेंट और अच्छे से निखर के आएगा, तो वो फ्यूचर में और अच्छे से काम
कर पाएंगे। सो इससे क्या होता है, डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए मैनेजर का जो टैलेंट है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में भाई कोई भी सीनियर ऑफिसर है या सुपीरियर है या चीफ मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, जो भी है, उन्होंने क्या किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या डिसीजन को छोटे मोटे जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस लेने होते हैं वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। किसको, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या हर डिपार्टमेंट के हेड को। तो उनके पास वर्कलोड कम हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास अब कुछ ही काम रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि या फिर अगर मान लीजिए कोई जो हमने हर डिपार्टमेंट के हेड को जो काम करने के लिए दिया गया है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है तो वो उस काम को आसानी से कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज ना करके सेंट्रलाइज कर दी जाती, चीफ मैनेजर के पास ही होती, तो डिसीजन लेने में टाइम लगता, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हम डिसीजन को जल्दी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। इससे टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलने का मतलब है कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया अथॉरिटी को और उनके पास सिर्फ जो इंपॉर्टेंट काम है वही रह जाते हैं बाद में, जिनको कि उनको खुद लेना होता है उन डिसीजंस को। सो इससे क्या होता है कि जो उनका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इससे ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है तो वो डिसीजंस अपने आप लेंगे। ठीक है, अपने आप लेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी। उनको भी जो थोड़ा सेंस है उनका, दिस सिचुएशन इनकलकेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर जिम्मेदारी की जो भावना है वो उत्पन्न होगी कि हाँ हमें ये काम अच्छे से करना है। अगर हमें किसी ने दिया है वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, उस पर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बताया था मैंने कि हर डिपार्टमेंट के हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो हर डिपार्टमेंट अपने आप को अच्छे से अच्छा शो करना चाहेगा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करना चाहेगा। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। सबऑर्डिनेट्स की ग्रोथ होगी तो उस डिपार्टमेंट की ग्रोथ होगी जिसमें वो काम कर रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में हमने अथॉरिटी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, उससे क्या हुआ, हर डिपार्टमेंट के हेड को अगर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है तो उस हर डिपार्टमेंट का हेड वहाँ पर चेक करता रहेगा कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, कंट्रोलिंग होती रहेगी वहाँ पे, और अकाउंटेबिलिटी भी अच्छे से फिक्स हो पाएगी। लेकिन अगर यही काम चीफ मैनेजर के पास होता, अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हुआ होता तो कंट्रोलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं पहले से ही ऑलरेडी। सो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और हर डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम अच्छे से चेक कर सकते हैं कि भाई हो रहा है काम अच्छे से या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।